नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासों से हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसके अंतर्गत विश्व स्तर पर जो भारत से बाहर के अन्य देशों में निवास करती हैं, ऐसी दो जनजातियों के बारे में आपने विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें एक एस्किमो और दूसरी बुशमैन। आज तीसरी जो विश्व की बड़ी जनजाति है, गोंड, इसका हम अध्ययन करेंगे। गोंड और इससे आगे जो चौथे नंबर की जनजाति जिसका हम अध्ययन करेंगे, भील, ये भारत भूमि पर निवास करने वाली जनजातियां हैं। इसलिए हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इन जनजातियों का अध्ययन करेंगे। गोंड संख्यात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत में भील जनजाति के बाद में दूसरी बड़ी जनजातीय समूह है। गोंड जनजाति जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, गोंड शब्द की उत्पत्ति एक स्थानीय शब्द है खोंडा। इस गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है और खोंडा का तात्पर्य है पहाड़ी। अर्थात गोंड लोग दुर्गम पहाड़ी स्थलों या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति मूलतः ऑस्ट्रो लाइट एवं द्रविडियन परिवार ऑस्ट्रोलाइट जो विश्व की या भारत की जितनी भी प्रजाति हैं, मानव प्रजातियां, उनमें से गोंड जनजाति ऑस्ट्रोलाइट एवं द्रविडियन परिवार से संबंध रखती है, या यूं कह सकते हैं कि इस जनजाति की उत्पत्ति ऑस्ट्रोलाइट एवं द्रविडियन परिवार से हुई है। इन दोनों के मेल से ये गोंड जनजाति की उत्पत्ति हुई है। खोंडा शब्द पहाड़ी क्षेत्र से है, इसलिए कह सकते हैं हम कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती हैं। वैसे तो अगर देखें तो अधिकांश जो जनजातीय समूह हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड, अलग थलग स्थल, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हों, घने जंगल हो, मरुस्थलीय क्षेत्र हों, या बिल्कुल वातावरण में कठोर जलवायु क्षेत्र वाले भूभाग हों, ऐसी जगह पर ये निवास करते हैं। तो गोंड जनजाति का सबसे पहले लेते हैं हम लोग निवास क्षेत्र, कि भारत में ये किन राज्यों में या किन प्रदेशों के अंतर्गत निवास कर रहे हैं। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, गोंड जनजाति प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग पर ही निवास करती है, जिसके अंतर्गत जो मुख्य राज्य आते हैं उनके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, एवं महाराष्ट्र।
ये ऐसे राज्य हैं या इन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत गोंड जनजाति का आवासीय क्षेत्र है या निवास क्षेत्र है। महाराष्ट्र में लगती हुई जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, मैकाल की श्रेणियाँ हैं, बस्तर का पठार है, गडजात पहाड़ियाँ हैं और कार्बी एंगलोंग जो मेघालय से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इनमें या इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। माना जाता है कि 6वीं शताब्दी के आसपास ये लोग इस क्षेत्रों में या इन क्षेत्रों में आकर के रहने लगे थे। लंबे समय बाद में धीरे धीरे इनकी जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि होती चली गई और एक समय ऐसा भी आया था कि 17वीं से मध्य 18वीं सदी के बीच गोंड जनजाति का इन भूभागों पर 4 ऐसी जगह थी, 4 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इनका कुछ समय के लिए अधिकार या यूं कह सकते हैं कि शासन भी रहा है, राज्य रहा है। अर्थात ये लोग कुछ समय तक इस छोटे भूभागों पर शासन करते रहे हैं या यूं कह सकते हैं कि गोंड जनजाति द्वारा शासित जो प्रदेश थे वो निम्न हैं। गोंड जनजाति द्वारा शासित राज्य एक है देवगढ़, दूसरा है वर्धा, तीसरा चांदा और चौथा है खेड़ला। ये 4 क्षेत्र थे जिन पर गोंड जनजाति के लोग शासन करते रहे हैं। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान इन लोगों को यहाँ से बेदखल कर दिया गया और ये जंगलों की ओर या हाशिए की ओर चले जाते हैं। इसके बाद में एक निर्वासन जैसा जीवन इनका व्यतीत होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ समय के लिए इन क्षेत्रों के शासक भी रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं गोंड जनजाति के शारीरिक संरचना। वैसे इससे पूर्व की 2 जनजातियां जो हमने विश्व स्तर की पढ़ी हैं, उन जनजातियों की शारीरिक संरचना में काफ़ी कुछ भिन्नता रही है, मगर अभी हम जो गोंड जनजाति का अध्ययन कर रहे हैं, इन लोगों की शारीरिक संरचना काफ़ी हम जैसे साधारण मानव जातियों से मिलती जुलती रही है। बशर्ते थोड़ी सी इनके अंतर्गत भिन्नता होती है कि एक तो इनका जो शारीरिक रंग होता है वो काले रंग के होते हैं। काला रंग, रूखी चमड़ी, कद मझला, मुख्यतः इनकी शारीरिक विशेषता होती है। इसके अंतर्गत काला रंग होता है, चमड़ी रूखी होती है और कद इनका है वो विशेषतः मझला होता है। बाकी अन्य जो शारीरिक संरचनाएं हैं वो अन्य प्रजातियों के समान ही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हम अन्य
जनजातियों का विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करते हुए आए हैं, ठीक उन्हीं बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए हम गौड़ जनजाति के बिंदुओं का अध्ययन भी करेंगे। इसके बाद में लेते हैं निवास क्षेत्र के साथ में, जहाँ पर गौड़ जनजाति निवास कर रही है वहाँ जलवायु स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, या यूँ कहें कि यहाँ का वातावरण। वातावरण के अंतर्गत पहली बात करते हैं तापमान। ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं लगभग कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ का तापमान औसतन अगर हम बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान पाया जाता है। दूसरा बिंदु ले यहाँ के वातावरण या जलवायु से संबंधित वर्षा। वर्षा की अगर बात करें तो ये क्षेत्र भारत के अंतर्गत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लगभग 125 सेमी औसत वर्षा होती है। सवा सौ सेंटीमीटर जो भारत के एक औसत वार्षिक वर्षा का माप है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत होती है। इससे अधिक 150 सेंटीमीटर के आसपास भी इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा होती रहती है, या यूं कहें कि भारत में ये अच्छी वर्षा वाला क्षेत्र है। जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, तापमान अच्छा होता है, वहाँ पर अधिकांशतः वनस्पति से आच्छादित या वनस्पति का आवरण वो यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता रहा है। ये मुख्यतः तापमान या वातावरण और वर्षा ये जलवायु से संबंधित क्षेत्र है, जहाँ पर घने जंगल होंगे। उस क्षेत्र के अंतर्गत भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के, चाहे वो जंगली हो, पालतू पशु हों या वन्य प्राणी हों, वो सभी इस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते रहे हैं। और वनस्पति का सघन आवरण होने की वजह से इस क्षेत्र पर या गौड़ जनजाति का वनस्पति के साथ में बहुत गहन रिश्ता रहा है या है। आगे हम बात करते हैं गौड़ जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। पहला बिंदु हम लेते हैं यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर ए बिंदु आता है आखेट। जैसा कि हमने देखा, अधिकांश जनजातियों का जो मूल व्यवसाय है वो आखेट रहा है। ये लोग भी जंगलों में शिकार करके अपनी आजीविका प्राप्त करना, अपने लिए भोजन प्राप्त करना या अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी इस माध्यम से प्राप्त करते रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद में जिस तरीके से भारत सरकार ने आखेट को प्रतिबंधित कर दिया, इसके बाद में इन लोगों की जीवन शैली में या यूं कहें कि आर्थिक क्रियाकलापों में परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन फिर भी चोरी छिपे आज भी ये जंगलों के अंतर्गत शिकार के द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपूर्ण करते हैं या आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। आखेट के अंतर्गत विशेषतः ये धनुष, तीर कमान और भाले की सहायता से जंगली जानवरों का शिकार कर लेते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग आखेट को छोड़ करके अन्य व्यवसायों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और अन्य व्यवसायों के अंतर्गत आता है कृषि।
आर्थिक क्रियाकलापों में अब दूसरा रूप हो गया इनका कृषि। और इन जंगलों के अंतर्गत या जितनी भी जनजातियाँ हैं, इनके द्वारा एक विशेष किस्म की कृषि की जाती है, जिसको जीवन निर्वाह कृषि का रूप दिया गया है, जिसको हम कृषि वाले लेसन में विस्तृत रूप से उसका अध्ययन कर पाएंगे। इनके द्वारा भी एक कृषि की जाती है जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं। इसमें यहाँ के लोग होते हैं वो छोटे क्षेत्र विशेष पर वहाँ खड़े पेड़ पौधे झाड़ियाँ आदि को काट करके सूखने के उपरांत उनको जला करके जली हुई राख को खाद के रूप में खेतों में बिखेर करके फावड़े कुदाली या लकड़ी के हल के माध्यम से ये उस क्षेत्र विशेष को बो जोत करके और कृषि करते हैं। वर्षा के आने के दौरान उस पर बीज छिटक करके अपनी फसल उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसी कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। कृषि का एक रूप होता है यहाँ पर झूमिंग। ये झूमिंग कृषि होती है। झूमिंग कृषि वैसे तो पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जाति विशेष वर्ग के लोग करते रहे हैं जीवन निर्वाह कृषि के रूप में। ये झूमिंग कृषि का ही रूप है, लेकिन गोंड लोगों के द्वारा एक विशेष कृषि जो इनके साथ जुड़ी हुई है, नाम है गोंड। जिस कृषि को अपनाते हैं या जिस नाम से जानते हैं, गोंड या गोंडों द्वारा की जाने वाली कृषि, और उसका नाम है पेंडा कृषि। इस नाम से पुकारा जाता है। गौड़ जनजाति के लोग जो कृषि करते हैं उसे स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं, तो वो होती है पेंडा कृषि। तो इसके साथ में धीरे धीरे ये आधुनिक कृषि की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। कृषि के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उनकी ओर भी ये लोग अग्रसर होने लगे हैं। क्योंकि जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा यहाँ पर विकास की अनेक योजनाएं चला दी जा रही हैं और उन योजनाओं से इन लोगों के कायाकल्प की जा रही है। इसलिए धीरे धीरे ये लोग अपने मूल व्यवसायों को छोड़ करके नवीन व्यवसायों की ओर अग्रसर होने लगे हैं या होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में पहला पॉइंट हो गया आखीट। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु है आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में, वो लेते हैं हम लोग भोजन। भोजन किस प्रकार का प्राप्त करते हैं ये, इससे पहले हमने एस्किमो और बुशमैन जनजाति जो पूर्णतः मांसाहारी जनजातियां रही हैं, जो शिकार के द्वारा प्राप्त होने वाले चाहे वो विभिन्न प्रकार के जानवर हों छोटे या बड़े, उनके शिकार को वे अपने भोजन के रूप में काम लेते रहे हैं। वहाँ अनाजों की या साग सब्जी फलों की इस प्रकार से उत्पत्ति नहीं होती है या पैदावार नहीं होने की वजह से वे पूर्णतः लोग हैं जो मांसाहारी होते हैं। जबकि गोंड जो लोग होते हैं वो सर्वाहारी हैं, शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। कुछ शिकार से प्राप्त होने वाले मांस को ये अपने भोजन के रूप में काम लेते हैं, साथ में ही ये कृषि करते हैं जिससे कृषि को कहते हैं पेंडा कृषि। इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले अनाजों के द्वारा भी ये अपने भोजन प्राप्त करते हैं। और इनके भोजन में जिन अनाजों का विशेष अस्तित्व है वो अनाज हैं कोदू एवं कुटकी। ये छोटे अनाज होते हैं, जैसे अपने ज्वार जिस प्रकार के अनाज हैं, स्थानीय अनाज हैं, इनको ये रोटी या खिचड़ी रूप में बना करके खाने के काम लेते हैं। इनके अलावा साग सब्जियां जो होती हैं,
कंदमूल, फल, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, उनको भी ये अपने भोजन के रूप में काम लेते रहे हैं। इस प्रकार से इनसे ये अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। तीसरा बिंदु है इनके वस्त्र। गौड़ जनजाति किस प्रकार के वस्त्र पहनती है? तो इससे पहले भी हमने अन्य जनजातियों का जब अध्ययन किया तो देखा था कि अधिकांश जनजातियां कम वस्त्र पहनती हैं या स्थानीय प्रकार की सामग्री से बनाकर के वस्त्र पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने बुशमैन और एस्किमो के बारे में देखा तो वो अधिकांश जानवरों की खालों से या पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्रियों से अपने वस्त्र निर्मित करते रहे हैं, लेकिन ये अर्थात गौड़ जो लोग होते हैं इनके पहनावे में काफ़ी परिवर्तन है उनकी तुलना में ये काफ़ी सभ्य भी हैं, पूर्ण वस्त्र पहनते हैं, अपने शरीर को पूरा ढकते हैं। इतना ज़रूर है कि इनके पहनावे में और आधुनिक मानव समाज के पहनावे में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यहाँ जो पुरुष होते हैं वो धोती, कुर्ता और साफा इनकी वेशभूषा है। महिलाएं जो हैं उनकी वेशभूषा के अंतर्गत वही कि जिस प्रकार से घाघरा, साड़ी, ओढ़नी जो काफ़ी हमारे से भी मिलती जुलती रही हैं, ये बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं वो एक छोटे रूप में पोशाक पहनती हैं जिसे घघरी कहते हैं या घाघरी के नाम से इनमें पुकारा जाता है। भीलों के समान ही इनकी भी वेशभूषा रही है। तो ये मुख्यतः वस्त्र हैं इनके। पुरुषों के अंतर्गत धोती, कुर्ता, पाजामा आदि हैं और महिलाओं के अंतर्गत ओढ़नी है, साड़ी भी है और घाघरा है, चोली है। ये चीज़ें इनकी मुख्यतः पहनावे के रूप में रही हैं। इसके आगे जो इसके मुख्य बिंदु रहे हैं उनके बारे में हम अगली क्लास के अंतर्गत देख पाएंगे, समझ पाएंगे। धन्यवाद।